हूं मनीष मिश्रा। जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। साल 2021 गुजरने ही वाला है और नया साल दस्तक देने को तैयार है। आर्थिक नजरिए से देखें तो 2021 काफी उतार चढ़ाव पर आ रहा है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेव के बाद शुरुआती 10 महीने में सेंसेक्स में 20% से अधिक का उछाल दर्ज किया गया। हालांकि ओमिक्रॉन वायरस की चिंता से 20 दिसंबर को आपने देखा होगा, कल की ही बात है कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में अफरा तफरी मच गई। आज फिर शेयर मार्केट जो है वो उछाल पर है, तकरीबन 1000 अंकों का उछाल देखा जा रहा है। दूसरी तरफ महंगाई भी सर उठा रही है। मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए नए वर्ष में हमारे निवेश की क्या योजना हो, क्या रणनीति हो, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमिताभ तिवारी जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। नमस्कार मनीष जी। अमिताभ जी, नए साल में हम सब आर्थिक रूप से मजबूत हों, इसकी प्लानिंग की शुरुआत कहां से की जानी चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है असेसमेंट ऑफ करंट फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी आज की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर गोल्स। आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं? ठीक है, आपकी चाइल्ड की मैरिज होने वाली है, चाइल्ड एजुकेशन है, आपका रिटायरमेंट है, फॉरेन हॉलिडे है, आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, और भी बहुत सारी चीजें। और तीसरा है कि ये जो गोल्स हैं, इसको रियलाइज करने के लिए कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि फ्यूचर में जो खर्चे इन हेड्स पे होने वाले हैं वो हमारी आसानी से मीट हो सके। तो आजकल देखिए DIY का जमाना है, डू इट योरसेल्फ। तो 5 बहुत सिंपल रेशियोज हैं जिसके हिसाब से आप अपनी आज की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। पहले रेशियो को बोलते हैं नेट वर्थ रेशियो, विच इज द वैल्यू ऑफ योर एसेट। जो भी आपके एसेट्स के वैल्यू हैं माइनस लाइबिलिटीज। अगर आपके पास घर है 1 करोड़ का फॉर एग्जाम्पल, और आपने उसके ऊपर होम लोन लिया हुआ है जिसका 50 लाख रुपया बकाया है, तो आपका आज का नेटवर्थ 50 लाख है। 1 करोड़ माइनस 50 लाख। दूसरा है डेट इक्विटी रेशियो, जिसको लीवरेज रेशियो बोलते हैं, कि आपके ऊपर कर्ज कितना है। तो इसी एग्जाम्पल में 50 लाख का हमारे ऊपर कर्ज है और हमारे एसेट्स 1 करोड़ के, यानी हमारा लेवरेज जो है 50% है। फेयरली हाई फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। फिर हमें देखना चाहिए कि हमारी सेविंग्स रेट क्या है। सेविंग्स रेट भी बड़ा आसान है कैलकुलेट करना। पिछले 1 साल में, इसी साल में हमने, हमारी इनकम क्या है, हमारी सेविंग्स क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर क्या है। सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम इज योर सेविंग्स रेट। इंडिया का एवरेज सेविंग्स रेट 30.9% था पैंडेमिक से पहले। तो एटलीस्ट हमारा उतना तो होना चाहिए, उससे ज्यादा है या उससे कम है। चौथा जो रेशियो है वो देखते हैं EMI बाय इनकम। हम सब लोग कार लोन, आज की डेट में तो बाय नाउ पे लेटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह लोन्स पे ले रहे हैं। तो क्या हमारा EMI इनकम के अनुपात में 35 से 40% से ऊपर अगर है तो वो एक रिस्की जोन है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि कोविड में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, वो है लिक्विडिटी रेशियो। मतलब आपके पास इमरजेंसी फंड्स जो है वो कितने महीनों के खर्चे को मीट करने के लिए आपके पास पैसा है। नॉर्मली 3 मंथ लोग कहते हैं, लेकिन हमने कोविड में देखा है कि अगर किसी की जॉब चली गई है खुदा न खास्ता, तो 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने भी लोग जॉबलेस रहे। तो उसके हिसाब से इमरजेंसी फंड्स भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब अगर गोल्स पे, एक सेकेंड बस, अगर गोल्स पे आए तो गोल्स की आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली। तो गोल्स में क्या है कि उनका आज का खर्च क्या है। अगर चाइल्ड मैरिज है तो चाइल्ड मैरिज पे हमारे परिवार में आज के डेट में कितना खर्च होता है, और अमूमन हमें मालूम है कि ये जो खर्च होने वाला है किस साल में होने वाला है। तो एक इन्फ्लेशन रेट लेके हम आज के जो खर्च है उसको फ्यूचर का जो हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है वो हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारी फैमिली में 20 लाख रुपए खर्च होते हैं शादी पे, और 10 साल बाद वो एक्सपेंडिचर होना है
तो 5% 6% के इन्फ्लेशन पे वो 40% से भी 30-40% के रेंज में हो जाएगा। एक इस तरह की एस्टिमेशन हर एक गोल की करनी पड़ेगी कि किस साल में हमें वो पैसा खर्च करना है, करंट कॉस्ट क्या है और फ्यूचर कॉस्ट क्या होगा। उसके बाद जो रियलाइजेशन ऑफ गोल्स है उस पर फोकस करना होता है कि भाई रिटायरमेंट के लिए हमें इतना पैसा अगर चाहिए तो रिटायरमेंट पे ज्यादा रिस्की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा डेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इक्विटी में कम होना चाहिए। अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए है और हमारे घर में बेटियां हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना शायद यूज करना चाहिए। इस तरफ से सोच के, not putting all your eggs in one basket, we have to start and thinking on financial planning. अच्छा, हमने देखा है सर कि अभी मार्केट में, जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, कि शेयर मार्केट अभी सीसॉ मोड में है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पीक छू रहा है, कभी एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, फिर धराशायी हो रहा है। तो ऐसे में जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में थोड़ी सी उहापोह की स्थिति है, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टर नए हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन एक इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क होता है। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शेयर मार्केट में जो डेली उतार चढ़ाव है उससे आपको फर्क पड़ता है, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन स्विंग्स का कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो म्यूचुअल फंड में जो एसआईपीस कर रहे हैं लोग, उनको अपने एसआईपीस तो कंटिन्यू करने चाहिए, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म में 5 साल से ऊपर के पीरियड में म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आपको हिस्टोरिकली, अगर मैं पिछले 10 साल की भी बात करूं तो आपको 14 से 15% का रिटर्न आपको इंडेक्स फंड्स में मिल रहा है, जो कि एफडी रेट से लगभग दुगना है, ये जो एवरेज एफडी रेट है। तो और शेयर मार्केट के अभी जो गिराव आ रहा है उससे ये भी होता है कि कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग आपकी कम हो जाती है, ठीक है, और इसकी वजह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है, और ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक इनकलकेट करता है लोगों में। शेयर मार्केट किसी भी भाव पे हो, उस पर्टिकुलर डे को आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाता है, अदरवाइज इस उतार चढ़ाव के डर से आदमी कभी इन्वेस्ट ही ना कर पाए। तो वो आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल उठता है सर कि जो लोग अपने एनएवी का वैल्यू देखते हैं कि उसमें 3% की गिरावट है, 5% की गिरावट है, ऐसे लोगों को आपकी क्या सलाह होगी? फिर वही है कि आपके जो गोल्स हैं, आपको जो पैसा चाहिए वो आज चाहिए कि कब चाहिए, और कब चाहिए का जो आंसर है वो आपके गोल से आने वाला है। मुझे अगर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए जो कि 10 साल बाद आने वाला है, तो मुझे ये 1% 5% से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई नो कि इन द लॉन्ग रन द रिटर्न्स विल बी बेटर। और एक और बात है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में टैक्स का भी जो इम्प्लीकेशन है वो कम होता है। एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके टैक्स ब्रैकेट के अनुसार 20% 30% टैक्स रेट होता है, जबकि इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 10% है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। हाँ, अगर कोई आज 100% एसआईपी में इन्वेस्टेड है तो अभी के अभी उसको एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कुछ पैसे निकाल के डेट में, गोल्ड में और प्रोडक्ट्स में डालना चाहिए। जी, आपने सर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात की है, तो ये गोल तय करना और उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन, ये किस हिसाब से होना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे ताकि वो नए साल पर एक नया रिजोल्यूशन लेके खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर पाए? देखिए, गोल सेटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो प्ले करता है वो एक इंडिविजुअल का एज भी रोल प्ले करता है। अगर कोई आज व्यक्ति 45 या 50 साल की उम्र में है, जिसकी रिटायरमेंट 10 साल के अंदर होने वाली है, तो उसकी जो एसेट एलोकेशन है वो ज्यादा अनुपात में डेट प्रोडक्ट्स में होना चाहिए जहां पे गारंटेड रिटर्न्स होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अभी उसने अगर जॉब शुरू करी है, 25 साल से 35 साल के एज में है, तो उनका जो एसेट एलोकेशन है इक्विटी में, यानी कि शेयर मार्केट में डायरेक्ट या म्यूचुअल फंड्स में इनडायरेक्ट, 50 से 65% तक भी हो सकता है।
क्योंकि जो ये जो एसेट एलोकेशन ये काफी मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, इट्स वेरी कस्टमाइज, क्योंकि गोल सबके अलग हैं, सबका एज अलग है, सबकी डिपेंडेंसी अलग है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस की जो एज है वो भी अलग है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस की जो सोफिस्टिकेशन है वो भी अलग है। तो बट ब्रॉडली अगर कोई यंग है तो 50% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स के साथ शुरुआत कर सकता है, बाकी 50% डेट या गोल्ड में, या आज के डेट में और जो थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और जो व्यक्ति रिटायरमेंट के क्लोज है उसको ज्यादा अनुपात डेट या फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। जी, एक फॉर्मूला सर, मतलब अक्सर देखा जाता है और लोग भी बताते हैं कि 100 माइनस एज जितना होता है उतना परसेंट आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब वही है कि हर एक आदमी की इनकम, लाइफस्टाइल, सेविंग्स पोटेंशियल, गोल्स सब कुछ अलग होते हैं। तो इस तरह के काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज तो नहीं चलते हैं एक्चुअली में। तो ये तो जब आप किसी एडवाइजर के पास जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है, इसमें बहुत न्यूआंस भी होता है जी, बहुत न्यूआंस होता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा न्यूआंस जैसे आपने बताया, अगर लाइफ इंश्योरेंस कवर मुझे किसी को देना है और बट लाइफ इंश्योरेंस कवर का जो पैसा मिलता है लोगों को, वो तो जब वो व्यक्ति नहीं रहता है तभी मिलता है। तो जो फैमिली को पैसा मिलता है तो उस वक्त वो व्यक्ति थोड़ी इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो फैमिली, उसकी वाइफ या उसके डिपेंडेंट्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो उनकी स्टॉक मार्केट में कितनी जानकारी है उसके बेसिस पे प्लानिंग होगी, करेक्ट। अगर उनकी स्टॉक मार्केट में जानकारी हो ही नहीं तो वो शायद सारा पैसा डेट में डाले, इक्विटी में ना डाले। तो काफी न्यूएंस होता है और स्पेसिफिक टेलर मेड होता है। और सर एक बात और आती है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं, एक चीज आमतौर पर जो लोग नहीं देखते वो है इन्फ्लेशन रेट। जैसे अभी हम एफडी के रेट्स की तुलना कर लें तो वो महंगाई दर से किस हिसाब से आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, ये लोग नहीं देखते। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नए साल पर जब वो इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो महंगाई दर पर जरूर ध्यान रखें। महंगाई दर से ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंट रिटर्न दे रहा हो या ब्याज दे रहा हो, उन विकल्पों का उनको चयन करना चाहिए। इस बारे में आप विस्तार से बताएं जरा। देखिए, इन्फ्लेशन आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है हम एक फ्यूचर गोल के लिए कर रहे हैं, और फ्यूचर में जो खर्च है वो इन्फ्लेशन की रेट से बढ़ता है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न दे तो हमारा गोल जो है वो रियलाइज नहीं होगा। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, क्योंकि मार्केट्स ही 1979-80 में सेंसेक्स आया है, 1980 टू 2000 में इन्फ्लेशन लगभग 11% था, सॉरी 9% था, 9.9%। एफडी रेट्स उस पीरियड में लगभग 11% थे और मार्केट रिटर्न वाज 21%, बिकॉज लो बेस से शुरुआत हुई। अब अगर 2000 से 2020 की अगर तुलना करेंगे तो इन्फ्लेशन 6.25% है, एफडी रेट्स 8% थे और मार्केट रिटर्न 11 से 12% है। तो इन्फ्लेशन से हिस्टोरिकली जो इंटरेस्ट रेट रिटर्न है वो भी हाई ही रहता है। हाँ, अभी आज के पीरियड में हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं एफडी पे, इसका मतलब ये नहीं है कि एफडी एज अ प्रोडक्ट इज अ फेयरली बैड प्रोडक्ट। ठीक है, अभी जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी बढ़ने वाला है। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो आदमी कुछ पैसा जो है हाई इंटरेस्ट रेट रिटर्न, क्योंकि ये गारंटेड रिटर्न है, उसमें लॉक इन कर सकता है। अब इन्फ्लेशन की वजह से जो भी रिटर्न में एडजस्टमेंट्स है उसको ध्यान में रखना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली या कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न दे रहा है तो उस प्रोडक्ट को हमें अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म प्लानिंग में अवॉइड करना चाहिए। आपके हिसाब से नए साल में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या एफडी आकर्षक होने जा रहा है? एफडी आकर्षक होगा, क्योंकि ये जो रेट्स हैं 2003-4 में भी 5.5-6% के एफडी रेट्स थे। तो ये साइकिल होता है, इट इज अ साइकिल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स।
जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ना ही है। आज नहीं तो कल आरबीआई को मार्केट में इंटरवीन करना ही पड़ेगा और एफडी जो है फिर से एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट के रूप में लोगों को दिखने लगेगा। अब सर बात आती है कि आपने इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूलाज बता दिए, गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अब आती है बात पोर्टफोलियो रिव्यू की, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिव्यू करना भी जरूरी है। रिव्यू करते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे कि उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिव्यू से यहाँ तात्पर्य किस चीज से है और क्या अंतराल होना चाहिए रिव्यू करने का? रिव्यू नॉर्मली 1 साल में 2 बार तो करना चाहिए हमें अपने पोर्टफोलियो का। रिव्यू का मतलब ये भी है कि हमने जिन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, क्या वो एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रहे हैं नहीं, क्योंकि ये भी गोल से टाइड अप है। अगर हमने एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है और हमें एक अमाउंट चाहिए अपने बच्चे की शादी के लिए, तो उसमें एक रिटर्न अज्यूम्ड है, तो क्या पिछले 6 महीने में उस प्रोडक्ट में वो रिटर्न आया है कि नहीं, क्या वो सिग्निफिकेंटली ऊपर नीचे है, पहली बात। दूसरा, अगर स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट है या किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट है, तो क्या वो मार्केट रिटर्न से ऊपर जा दे रहा है या नीचे दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है कि अल्फा अल्फा यानी जो मार्केट रिटर्न दे रहा है, जो मैंने आपको 11-12% बोला 20 साल में, पब्लिक हमेशा अल्फा चेज करती है कि हमें 11-12% से भी ऊपर चाहिए। उस चक्कर में क्या होता है कि लोगों को 11-12% रिटर्न भी नहीं मिलता। ग्लोबली 80% ऑफ द म्यूचुअल फंड schemes do not even give the market return, which is the nifty return, I'm saying, or the sensex return. तो इसका रियलाइजेशन और इसका असेसमेंट भी बहुत जरूरी है कि हम जो मार्केट में रिटर्न रियलाइज हो रहा है वो हमें मिल रहा है कि नहीं, और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के अनुपात से जो हमने ये एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बिठाई है ये करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हमें मार्केट के हिसाब से करनी पड़ सकती है। अगर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इंप्रूव होता है तो थोड़ा बहुत जो एलोकेशन है वो इक्विटी से एफडीज की तरफ भी जा सकता है, या अगर गोल्ड की तरफ जा सकता है, अगर किसी घर में बच्ची है और उसकी शादी की तैयारी करनी है। तो काफी डायनामिक फैक्टर्स हैं, बट 6 महीने में तो रिव्यू करना ही चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा चॉप भी नहीं करना चाहिए 6 महीने की बेसिस पे। थोड़े अपने इन्वेस्टमेंट को भी टाइम देना चाहिए टू गिव द रिटर्न्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दोस प्रोडक्ट्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो डिसिप्लिन भी साथ में ही जुड़ा हुआ शब्द है इसके। तो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट गोल को पाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, डिसिप्लिन तो बहुत ही जरूरी है लाइफ में। मॉर्गन हाउसेल की एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, मैं ये अपने रीडर्स को बोलता हूं, जो अपने व्यूअर्स हैं उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। उसमें एक कहानी है जैनिटर की, जो मतलब सफाई कर्मचारी थे, और जब उनका डेथ हुआ यूएस में तो उनकी जो एसेट्स थे वो $8 मिलियन थे। ही वाज अ मिलियनेयर। व्हाई? क्योंकि वो 20 या 21 साल की उम्र से, जब से वो नौकरी में थे, तब से वो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे थे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत इन्वेस्ट कर रहे थे, ज्यादा काटा छाटी नहीं कर रहे थे, रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे थे, और तब जाकर के 50-60 साल बाद एक वेल्थ वो जनरेट कर पाए। तो वेल्थ जनरेशन जो है ये काफी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इट्स नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म प्रोसेस। उसमें एक डिसिप्लिन चाहिए, और इन्वेस्टमेंट जो है ये काफी बोरिंग भी है। अगर आप एक ही प्रोडक्ट में लगातार डालते रहें पैसा, अभी आप देख लीजिए सेंसेक्स का भाव जब शुरू हुआ था 1995 में तो 1000 था, आज 16,000 17,000 है, निफ्टी 50 का, सॉरी, 25 साल में। सो ट्रेजेक्टरी जो है खास करके डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, ये अपवर्ड ही है जी। मार्केट रिटर्न्स विल गिव यू an alpha or a higher return or at most an equal return to your GDP growth rate.
तो अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आगे जाकर के 10% से ऊपर रहने वाला है तो मार्केट रिटर्न भी इसके ऊपर ही रहेगा, लेकिन हमें कंसिस्टेंटली रेगुलरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। पहले सवाल में ये एक पॉइंट छूट गया कि लास्ट ईयर हम ये भी असरटेन करें कि हमारी इनकम कितनी थी, हमारे खर्चे कितने थे, हमारे सेविंग्स कितने थे, और जो खर्चे हो रहे हैं वो किस हेड्स पे हो रहे हैं। क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस अगर करनी पड़ेगी तो हमें खर्चों का एनालिसिस करना पड़ेगा कि एसेंशियल खर्चे कौन से हो रहे हैं और डिस्क्रिशनरी खर्चे कौन से हो रहे हैं, और अगर लाइफस्टाइल चेंजेस में हमें डिस्क्रिशनरी खर्चे कम करने की जरूरत है तो वो भी शायद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लाइफ वेरी अनसर्टेन है। हमने देखा है कोविड के टाइम पे काफी यंग लोग, हमारे आपके एज के भी लोग अपनी जान गंवा बैठे एक फ्लू से ही, मतलब आज तक इसका मालूम नहीं चल पाया, ठीक है। लेकिन फैमिलीज, अगर उन लोगों ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक ठाक नहीं करी है तो उनकी फैमिलीज जो है वो डेवास्टेटेड हो गई है लाइफ्स के लिए। कोविड से एक शिक्षा तो मिलती है सर कि हम लोगों का जो इमरजेंसी फंड जो पहले हम लोग मान के चलते थे कि 3 से 4 महीने का होना चाहिए, वो अब 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का बनाया जाना चाहिए। कोविड ने ये बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताई हैं। नए साल में उनको आत्मसात करने की जरूरत है ताकि वो फाइनेंशियली मजबूत हो सकें, आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। हमेशा की तरह आज के इस जागरण डायलॉग प्रोग्राम में हमने आपके फायदे की बात की। नए साल में आप फायदे के लिए निवेश के किन विकल्पों का चयन करें, इस विषय पर अमिताभ जी ने काफी विस्तार से अहम जानकारियां दी हैं। हमें उम्मीद है कि इनके सुझाव आपके काम आएंगे। जागरण डायलॉग्स का ये कार्यक्रम आप जागरण.com के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।